नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पुनः एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आप सबों के बीच प्रेज़ेंट हूँ, जिसमें कि हम कुल 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि लास्ट का जो 5 क्वेश्चन रहेंगे, वह लेटेस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो आगामी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें साथियों। बात करें साथियों, जो ये जो हम क्वेश्चन आंसर लाते हैं, इसका स्रोत क्या है? तो आपको स्रोत बता दें साथियों, खान सर का जो रेलवे एनटीपीसी ओरिजिनल सॉल्व पेपर है साथियों, उससे अधिकांश क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। बहुत ही विश्वसनीय स्रोत है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? अगर बात किया जाए साथियों प्राचीन भारत में वीर नरसिंह की, तो वह जो थे वह तुलु वंश के संस्थापक थे। वीर नरसिंह जो थे साथियों प्राचीन भारत में, वह तुलु वंश के संस्थापक थे और इससे संबंधित शासक थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तुलु वंश की बात करें दोस्तों, तो इसका जो संस्थापक भी इसे यही थे, क्या कहते हैं, वीर नरसिंह ही। और 1505 में नरसिंह ने सालू वंश के जो नरेश इम्माडी नरसिम्हा थे, उसकी हत्या करके स्वयं विजयनगर सम्राट के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश का स्थापना किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बात करें, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कब पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के जो न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय है, वहां पे पृथ्वी दिवस के अवसर पे हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। पृथ्वी दिवस की बात करें साथियों, तो कब पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध में हुए जो किसान आंदोलन था, किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1928 में बात करें साथियों, सरदार वल्लभ भाई जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे, वह था बारदोली किसान आंदोलन। बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए थे और यह जो किसान आंदोलन थे साथियों, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भू राजस्व बढ़ाए थे, उसके विरुद्ध में किए गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन-सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो इन ऑप्शनों में साथियों अगर बात करें, तो मैक, लिनक्स और विंडोज़ ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, जबकि एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला बात करें दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कि कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कह रहा है कि क्वेश्चन में कि कौन सा ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? सबसे पहले बात कर ले दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र कितने देशों से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र 3 देशों से होकर बहती है। चीन के जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ से तिब्बत तिब्बत से होकर के, भारत से होकर के और बांग्लादेश से होकर के बहती है ये नदी साथियों। 3 देशों से होकर बहती है। तिब्बत में बात करें तो ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाना जाता है तिब्बत में। उसके बाद यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यह असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जमुना नाम से। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और यह बांग्लादेश में गंगा में जो है मिल जाती है। गंगा में जो क्या कहते हैं, गंगा की जो पद्मा है, पद्मा के साथ गंगा की जो मूल शाखा है बांग्लादेश में पद्मा, जिसे पद्मा नाम कहा गया है, वहाँ जाकर के यह मिल जाती है और आगे चल के बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है।
तो कह रहा है ऑप्शन में, तो ये बात करें इसकी सहायक नदी की साथियों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की, तो दिबांग और सुनसरी नदी, ये तीस्ता, ये जो 3 नदी है, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जबकि तमसा की बात करें, तो ये तमसा गंगा की सहायक नदी है, ना कि ब्रह्मपुत्र की। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे, तमसा। तमसा की बात करें तो यह जो मध्य प्रदेश की तैमूर की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह ने साइमन कमीशन का गठन किया था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? सबसे पहली बात, साइमन कमीशन का गठन की बात करें साथियों, तो यह 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे कि साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का घोषणा किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये जो कमीशन है साथियों, यह इस कमीशन में इस बात की जाँच करनी थी कि भारत का जो लोग है या भारत का जो अभी वातावरण है, वहाँ संवैधानिक अधिकार दिए जाने के लायक है कि नहीं है। जब यह कमीशन बन के भारत आए थे साथियों, तो भारत में इसका पुरज़ोर विरोध हुआ था, क्योंकि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किए गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएँगे। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास पठार की बात करें दोस्तों, तो यह मेक्सिको में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात को निर्देश किया गया है कि जो राज्य जो है, वह ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएँगे? कोई भारत के जो राज्य हैं, वह ग्राम पंचायत के गठन करने के लिए कदम उठाएँगे। इसका जो ज़िक्र किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि कोई भी राज्य है, वह ग्राम पंचायत के गठन करने के लिए कदम उठाएँगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी कब? 1993 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, उसके तहत दिए गए थे। अगली बात है, अगली क्वेश्चन है साथियों कि डेनमार्क के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो डेनमार्क के संसद को फ़ॉकेटिंग के नाम से जाना जाता है। फ़ॉकेटिंग के नाम से डेनमार्क के संसद को जाना जाता है। अगला ऑप्शन है, ऑप्शन देते हैं पार्लियामेंट ब्रिटेन की जो संसद है इंग्लैंड के, उसके संसद को, ब्रिटिश संसद को किस नाम से जाना जाता है साथियों? पार्लियामेंट के नाम से। उसी प्रकार द नेशनल डाइट की बात करें तो जापान की जो संसद है, जापान की जो संसद है, उसको द नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। और इज़राइल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेसेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएँगे, फ़ॉकेटिंग। डेनमार्क के संसद को किस नाम से जाना जाता है? फ़ॉकेटिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है, वह किस देश में किए गए थे? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो हुआ था, वह किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के जो है साथियों, पेरिस शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्रीष्म ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ था? पेरिस शहर में हुआ था, जो कि फ्रांस की राजधानी है। 2028 की बात करें साथियों, 2028 का जो ओलंपिक है, वह कहाँ होगा? तो यह यूएसए में। इसका मेज़बानी कौन-सा देश करेगा? यूएसए इसकी मेज़बानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो की बात करें साथियों, तो मोहनजोदारो जो है साथियों, पाकिस्तान के जो लारकाना डिस्ट्रिक्ट है, वहीं सिंध नदी के जो दाहिने किनारे पर स्थित क्षेत्र है, उसी को मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है, जिसे कि सिंध क्षेत्र भी हम कह सकते हैं साथियों। और यह लारकाना डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान के लारकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह लगभग वहाँ 5 किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर मोहनजोदारो के अर्थ क्या होता है साथियों? मोहनजोदारो का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का क्या होता है? टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदारो का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? साथियों, डिजिटल इंडिया नामक
जो अभियान के 9 स्तंभ की बात करें, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है साथियों जन धन योजना, मोबाइल कनेक्टिविटी का सार्वभौमिक अभिगम, ब्रॉडबैंड हाईवे और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। तो बात करें साथियों डिजिटल इंडिया के 9 अभियानों जो अभियान के 9 स्तंभों की, तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये उनमें से एक है। बल्कि जन-धन योजना की बात कर लिया जाए तो जन-धन योजना भारत सरकार के के द्वारा जो लाए गए थे वित्तीय समावेशन के लिए, उससे संबंधित योजना है। जिसमें कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की बात कही गई है। और इस योजना को कब शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा? तो 28 अगस्त 2014 को 28 अगस्त जब बीजेपी की सरकार आई थी साथियों, तब इस योजना को शुरू किया गया था। जनधन योजना पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और जनधन योजना। जनधन योजना जो है डिजिटल इंडिया नामक अभियान से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाए गए थे? राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था साथियों, उस समय पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाए गए थे वह 26 जनवरी 1930 को मनाए गए थे। 26 जनवरी 1930 को जो है पहला राष्ट्रीय आंदोलन मनाए गए थे। साथियों बात करें कि इस आंदोलन को किसके द्वारा मनाए गए थे, तो इसे जवाहरलाल नेहरू, इसी दिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहरा करके इस दिवस को मनाए थे। आगे चलकर बात करें साथियों तो हमको 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज से आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज से जब आज़ादी मिली साथियों, तो इस दिवस को याद रखने के लिए हमारा जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो उस वह कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को ही उसे लागू किए गए थे, जिससे कि इस दिन को भी याद रखा जाए। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है, उसे पूर्ण रूप से लागू किए गए थे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उसकी नियुक्ति की बात किया जाए तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन कब होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, वायवीय श्वसन कब होता है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वायवीय श्वसन होता क्या है? तो वायवीय श्वसन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है साथियों, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। सही से आप लोग समझिएगा साथियों ध्यान से कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के ऑक्सीकरण जब होता है, उससे क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे ही हम वायवीय श्वसन कहते हैं। आइए हम ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन ए में है कोशिका ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी है साथियों ऑक्सीजन के उपयोग किए बिना, नहीं, ऑक्सीजन वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है कि ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, ये ऑप्शन सही है साथियों, क्योंकि वायवीय श्वसन में जो होता है ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होंगे। ऊर्जा जो होता है ग्लूकोज के विघटन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे ही हम वायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन-सा भारत का पहला रिएक्टर है, जिसे यूरेनियम-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत का कौन-सा पहला रिएक्टर है कि जिसमें कि यूरेनियम-233 का उपयोग यूरेनियम-233 का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बात करें साथियों कि प्रायः जो होता है साथियों रिएक्टर में, उसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। लेकिन भारत के जो पहला रिएक्टर कामिनी है साथियों, इसमें जो है ईंधन के रूप में यूरेनियम 233 का यूज़ किया जाता है। इसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि इसमें यूरेनियम 233 का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाए इस रिएक्टर में। यह एक मिनी रिएक्टर है जो कि भारत के जो कलपक्कम है, वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए साथियों कि मानव शरीर में लाल रक्त
कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे पहली बात तो है कि आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, वह होता है हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुँचाना। तो अगर ऑप्शन देखते हैं, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करा, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए साथियों, कि आरबीसी का जो कार्य होता है, मुख्य कार्य, वह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुँचाना आरबीसी का कार्य होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? कहाँ से इसे चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से लॉन्च किए गए थे? चंद्रयान फर्स्ट की बात करें साथियों, तो इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए थे। और कब लॉन्च किए गए थे साथियों चंद्रयान फर्स्ट को? तो 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को साथियों चंद्रयान फर्स्ट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए थे। अगला क्वेश्चन की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? कर रहा है इन ऑप्शनों में साथियों, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन थे कि जिसने कि स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो साथियों आपको बता दें कि स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया गया था, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के 1 जनवरी 1923 को साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन ए में सी आर दास, चित्तरंजन दास इसके संस्थापक सदस्य में से एक थे और साथ में मोतीलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजी से संबंधित है? अनावृत बीजी से संबंधित है साथियों। सबसे पहले अनावृत बीजी की बात कर लिए। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी में जो होता है साथियों, पौधा में जो है बीज जो है फूलों में ना पनप कर या फलों के अंदर जो है बंद फलों में ना पनप कर पौधों के टहनी या शंकु के रूप में उसे नग्न अवस्था में होता है। पौधे पे जो होता है वह नग्न अवस्था में होता है, बल्कि फूल या फल में नहीं होता। अनावृत बीजी में जो बीज होता है साथियों। तो देवदार का जो पौधा होता है साथियों, वह अनावृत पौधा का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे कि देवदार का पौधा जो है अनावृत बीजी पौधा से संबंधित है। अनावृत पौधा में और बात कर लीजिए साथियों, उदाहरण तो चीड़ जिसे कि पाइन कहते हैं, स्प्रूस, स्नोबार, ये जिसे फर कहते हैं साथियों, ये सभी पौधा जो है वो अनावृत बीजी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे खान-ए-खाना की उपाधि से सम्मानित किए गए थे? खान-ए-खाना की उपाधि से इन ऑप्शनों में से किसे सम्मानित किए गए थे? तो बैरम खां को खान-ए-खाना की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला है कि सीपीयू, सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को साथियों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएँगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल नीनो शब्द किस भाषा से संबंधित है? साथियों अल नीनो शब्द जो है साथियों, यह स्पेनिश भाषा से संबंधित है, जो कि गर्म जल धारा होती है साथियों अल नीनो, और यह स्पेनिश भाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल नीनो का अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करें साथियों, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा बच्चा। इसे यह नाम पेरू के जो मछुआरा है उसके द्वारा बाल ईसाई के नाम से दिया गया, क्योंकि इसका जो साथियों प्रभाव था, सामान्यतः देखा जाता था कि क्रिसमस के आसपास अल नीनो आता था और इसलिए इसे यह नाम दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा कहाँ स्थित है साथियों? तो यह गुजरात में स्थित है। मोढेरा जो है गुजरात में स्थित है और वहाँ पे जो है विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, जिसका कि किस राजवंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो वह चालुक्य राजवंश द्वारा निर्माण किए गए थे साथियों। चालुक्य राजवंश के द्वारा मोढेरा स्थित जो सूर्य मंदिर है वहाँ निर्माण कराए गए थे। भगवान सूर्य को यह मंदिर समर्पित है साथियों। मोढेरा का, गुजरात में जो मोढेरा है वह, यह प्राचीन गौरव गाथा का एक प्रमाण माना जाता है।
बात करें इसे किसके द्वारा निर्माण करवाए गए थे, तो सूर्यवंशी सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में साथियों इसका निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन बात करें साथियों, तो इसे किस शैली में निर्माण करवाए गए हैं साथियों? ये जो मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर है, इसे किस शैली में निर्माण कराए गए हैं? इसे नागर शैली में निर्माण करवाए गए हैं। नागर शैली में इसका निर्माण कराए गए हैं मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का। अब आगामी क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है? दूरदृष्टि दोष, सबसे पहले साथियों बात कर ले कि दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष जो होता है साथियों, उसमें जो है आदमी को, किसी भी आदमी को अगर दूरदृष्टि दोष हो गया है, तो उससे जो है दूर की वस्तु जो है वह स्पष्ट दिखाई देगा, जबकि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और इस दोष को दूर करने के लिए आदमी डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करने का सलाह देते हैं आदमी को। और उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष की बात करें साथियों, निकट दृष्टि दोष अगर किसी आदमी को हो गया, तो उसे निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखेगा। सबसे पहली बात है कि समझिए कि जो दृष्टि दोष होगा साथियों, वो उसमें वही वही अच्छा से दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दोनों दोष हो, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, तो उसके लिए द्विफोकल लेंस, जिसे बाइफोकल लेंस भी कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक साथियों टोटल 25 क्वेश्चन जीके जीएस का था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे का जो 5 क्वेश्चन होने वाला है साथियों, वह करंट अफेयर्स का लास्ट 6 मंथ का होने वाला है। आप लोग ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखें। नेक्स्ट है कि सितंबर 2025 में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो सितंबर 2025 में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निर्देशक के रूप में प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ मिस्टेक हुआ साथियों, 25 नंबर और ये 25 नंबर, कोई बात नहीं साथियों, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? आगामी क्वेश्चन है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे कि अपेडा कहा जाता है, उसमें उसका बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन सी इसका पटना में ये कार्यालय खोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो नितिन नवीन जी को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2026 जो कि 98वें अकादमी पुरस्कार था, इसमें भारत की किस फिल्म को आधिकारिक रूप से प्रविष्टि मिली थी? तो भारत की जो होम बाउंड था, इस फिल्म को आधिकारिक रूप से यहाँ प्रविष्टि मिली थी ऑस्कर 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का जो पहला राज्य है वह तमिलनाडु है, जिसने कि महिला स्वयं सहायता समूह को पहचान पत्र जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है, जिसने कि द विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है? तो भारत का जो साथियों पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है वह एम्स नई दिल्ली है, जिसने कि द विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण सुविधा शुरू किए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है साथियों, आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें। साथियों लास्ट प्रैक्टिस सेट 2 में जो हम आप लोगों को क्वेश्चन पूछे थे साथियों, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है कि किस देश को जोगियों का देश, हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? यह हम लास्ट के सेशन से यह क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग को इसका सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये वीडियो
कैसा लगा आप लोग साथियों कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें कि जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिलता रहे। वीडियो साथियों इसमें हम वीकली करंट इस सेशन पे इस चैनल पे हम वीकली करंट अफेयर्स का क्लास भी डालते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ साथियों, एक बात और है कि अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर लें। बीजी पाठशाला को ज्वाइन कर ले। यहाँ यहाँ पे हम हर एक प्रकार के क्विज भी करवाते हैं, क्विज का क्वेश्चन भी देते हैं और जितने भी हम कंटेंट पढ़ाते हैं, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।